है एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो आज हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्सेप्ट नंबर 9 चलने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनपेड सेलर के बारे में। राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट। ओके। सो हियर वी आर। तो अपने को पढ़ना है अनपेड सेलर कि अनपेड सेलर क्या होता है। राइट। ओके। ओके। तो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि व्हाट इज अनपेड सेलर। तो नाम से ही क्या पता चल रहा है कि वो अनपेड सेलर यानी वो सेलर जो पेड नहीं है, यानी वो सेलर जिसको पैसे मिलने बाकी हैं। ठीक है। वैसे सेलर को बोलते हैं अनपेड सेलर। राइट। तो चलो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 45 वन ऑफ द सोगा 1930, द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन, यानी कि कब माना जाएगा सेलर को कि वो अनपेड है। तो इसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहला, जहां पे सामान का पूरा प्राइस पे नहीं किया गया है, जहां पे सामान का पूरा प्राइस पे नहीं किया गया है। ठीक है। और सेलर के पास राइट ऑफ एक्शन है प्राइस रिकवर करने का। ठीक है। जहां पे क्या नहीं किया गया है, पूरा प्राइस पे नहीं किया गया है, एंड सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, इन दैट केस सेलर इज बिकम अनपेड सेलर। राइट। तो पहला पहला प्रोविजन क्या है कि द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड। वी आर टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ द प्राइस इज नॉट बीन पेड, यानी कि जहां पे पूरा पैसा पे नहीं हुआ है, जहां पे पूरा पैसा पे नहीं हुआ है और टेंडर्ड ना डिमांड किया गया है, एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। एंड जहां पे सेलर के पास इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन है प्राइस डिमांड करने का, इन दैट केस seller is called unpaid seller. Right. And now second condition, second provision is when bills of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment. क्या बोला कि जहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ है, वो भी कंडीशनल पेमेंट के साथ, यानी चीजें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो मिला है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो मिला है, बट पेमेंट में कुछ कंडीशंस लगाए हुए हैं। राइट। एंड द कंडीशन ऑन विच इट वाज रिसीव्ड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय रीजन ऑफ डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज। और हुआ क्या, वो कंडीशन फुलफिल ना होने की वजह से, कंडीशन फुलफिल ना होने की वजह से क्या हुआ, वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो डिसऑनर हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। इन दैट केस सेलर विल बिकम अनपेड सेलर। क्लियर है। तो अनपेड सेलर दो केस में सेलर बनेगा। मान लिया जाएगा कि वो अनपेड सेलर है, वन, जहां पे पूरा प्राइस पे करना बाकी है या डिमांड करना बाकी है, एंड जहां पे सेलर के पास इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन है प्राइस रिकवर करने का, और दूसरा जहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव हुआ है कंडीशनल पेमेंट के साथ, एंड वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ किसी रीजन की वजह से, और उसकी वजह से चेक डिसऑनर हो गया, इंस्ट्रूमेंट सॉरी इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, इन दैट केस सेलर जो है वो अनपेड सेलर कहलाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट अनपेड सेलर का। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। राइट। दूसरा है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, यानी कि एक बात बताओ, सेलर तो अनपेड हो गया, यानी कि उसको पैसे नहीं मिले। तो जब सेलर को पैसे नहीं मिले तो सेलर के पास क्या राइट होगा, उस अनपढ़ सेलर के पास क्या राइट होगा। ठीक है। तो वो सेक्शन 46 में बताया गया है कि उस अनपढ़ सेलर के पास क्या राइट होगा। क्लियर है। हाँ जी। तो subject to the provision of this act or any other law for the timing in force, nothing withstanding that the property in the goods may be passed to the buyer, the unpaid seller of the goods as such has by implication of law. क्या मतलब, इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहा है? इंग्लिश में ये बोलना चाह रहा है कि इस एक्ट में जो प्रोविजन लिखा हुआ है वो, या फिर कोई और लॉ का प्रोविजन जो कि फोर्स कर रहा है, ठीक है,
कि सेलर के पास क्या राइट होगा? सबसे पहला, अ लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल इज इन पोजिशन ऑफ देम। सबसे पहला क्या राइट होगा? राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन। लियन का मतलब सामान को कब्जे में लेना। ठीक है, एक बात मान लो, एक चीज बताओ, मान लो कि तुमने किसी को सामान बेचा, बट सामने वाले तुमको पैसे दिए नहीं, तो तुम क्या उसके सामान, सामान बेचा पैसे दिए नहीं, ठीक है, तो क्या उसके सामान को पोजीशन में लोगे? अपने उस सामान के ऊपर क्या कब्जा अपना करोगे? हाँ जी करेंगे, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं मिले। इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, ओ माय गॉड, पहला राइट ऑफ लियन, दूसरा बोलता है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। दूसरा क्या है? सॉरी, right of stopping the goods in transit, right of stopping the goods in transit, right of stopping the goods in transit। और ये कब होगा? right of stopping the goods in transit कब होगा? जब बायर जो है वो क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट। बायर जो है वो क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट, आफ्टर ही has parted with the possession of them। ठीक है, एंड थर्ड वन, राइट ऑफ रीसेल, 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 यानी कि गुड्स को फिर से सेल कर देने का। ठीक है, तो तीन राइट है सेलर, अनपेड सेलर के पास। सबसे पहला राइट ऑफ लियन ऑन गुड्स, सबसे पहला राइट ऑफ लियन ऑन गुड्स। दूसरा, इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, यानी कि गुड्स को रास्ते में ही रोक देना। एंड थर्ड वन, राइट ऑफ रीसेल, गुड्स को दोबारा बेचना है, गुड्स को दोबारा बेच देना। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं कि राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स क्या होगा। अपना क्या है? देखो, वो सबसेक्शन 1 पढ़े थे ना, मैं सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड, बोलता है प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड टू द बायर, the unpaid seller has in addition to his other remedies the right of withholding delivery, right of withholding delivery, similar to and co-extensive with his right of lien and stoppage in transit where property has passed to the buyer, property has passed to the buyer। देखो बोला क्या बोला क्या कि अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ है, अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ यानी अगर प्रॉपर्टी सेलर के पास से नहीं निकला है, तो राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी, यानी कि राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी का मतलब अपन गुड्स डिलीवर करेंगे ही नहीं, यानी कि सेलर, अनपेड सेलर गुड्स डिलीवर करेगा ही नहीं। क्लियर है? हाँ जी, ये कब होगा? जब गुड्स सेलर के पास होगा। ठीक है, दूसरा राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन अपन डिलीवर ही नहीं करेंगे। दूसरा राइट ऑफ लियन, डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राइट ऑफ लियन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी कि गुड्स को कब्जे में लेंगे। ठीक है, देखो गिर गया। एंड थर्ड वन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर प्रॉपर्टी पास हो गया है, अगर प्रॉपर्टी पास हो गया है तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कि भैया जहां पे हो वहीं पर रुक जाओ, सेलर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तुम गड्डी मोड़ के वापस आओ। गाना है ना, मैं निकला वो गड्डी लेके, रास्ते पे और सड़क में एक मोड़ आया, जब पता चला कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो भाई मैं गुड्स डिलीवर क्यों करूं जब जहां से मेरे को पैसे आने ही नहीं वाले। इसलिए गुड्स क्या कर लेंगे? स्टॉप करवा देंगे ट्रांजिट में। क्लियर है? हाँ जी। नाउ राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट सेलर का राइट क्या होगा? गुड्स के अगेंस्ट अनपेड सेलर का राइट क्या होगा? देखो दो चीजें होती है, एक होता है जस्ट इन रेम, लैटिन फ्रेज है जस्ट इन रेम। जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जस्ट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और एक होता है जस्ट इन पर्सोनिम, जस्ट इन पर्सोनिम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट पर्सन। जस्ट इन पर्सोनिम का मतलब हुआ राइट अगेंस्ट पर्सन, जस्ट इन रेम का मतलब हुआ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, दो चीजें याद रखना। नाउ राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, अनपेड सेलर का राइट गुड्स के अगेंस्ट में क्या होगा?
तो अनपेड सेलर का राइट गुड्स के अगेंस्ट में क्या होगा, ये पढ़ने के पहले अपने को अगेंस्ट द गुड्स दो कैटेगरी होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, जहां पे प्रॉपर्टी जो है वो बायर को पास हो गया, और जहां पे प्रॉपर्टी बायर को पास नहीं हुआ। फर्स्ट केस इज वेयर द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, एंड द सेकंड वन इज वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। तो एक एक करके पढ़े, ठीक है। सबसे पहला, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स में सबसे पहला है सेलर्स लियन। सेलर्स लियन का मतलब मैंने क्या बताया, सेलर्स लियन का मतलब मैंने क्या बताया कि गुड्स के ऊपर कब्जा कर लेना, ठीक है। बोलता है the unpaid seller of the goods who is in possession of them is entitled to retain possession of them until payment or tender of the price in the following cases namely। क्या बोल रहा है कि सेलर गुड्स के ऊपर तब तक पोजीशन अप्लाई करेगा, तब तक उसको उसका पोजीशन अपने पास रिटेन करेगा जब तक कि उसको पेमेंट मिल नहीं जाए, ठीक है, जब तक कि उसको पेमेंट मिल नहीं जाता है। तीन कंडीशन, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज क्रेडिट, जहां पे गुड्स को सोल्ड किया, गुड्स को बेचा गया है बिना किसी क्रेडिट पे, ठीक है। जहां पे गुड्स को क्रेडिट पे बेचा गया है लेकिन क्रेडिट टर्म एक्सपायर हो गया है। पहला केस क्या है, गुड्स को बेचा गया है, क्रेडिट पे नहीं बेचा गया, विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, क्रेडिट पे नहीं बेचा गया। दूसरा केस क्या है, जहां पे गुड्स को क्रेडिट पे बेचा गया है और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है। और थर्ड वन इज वेयर द बायर बिकम सॉल्वेंट। तो फर्स्ट में क्या है फर्स्ट में क्या है, गुड्स को बेचा गया है लेकिन क्रेडिट पे नहीं। सेकंड में क्या है, गुड्स को बेचा गया है क्रेडिट पे और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया। और थर्ड वन इज वेयर द बायर बिकम इनसॉल्वेंट, वेयर द बायर बिकम इनसॉल्वेंट। क्लियर है? हाँ। नाउ सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, the seller may exercise his right of lien notwithstanding that he is in possession of the goods as agent or bailey for the buyer। सुन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो कि सेलर जो है वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर तो रहा है, सेलर जो है वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर तो रहा है, लेकिन लेकिन वो एज अ एजेंट और बेली गुड्स को अपने पोजीशन में रखेगा, वो एज अ एजेंट और बेली गुड्स को पोजीशन में रखेगा, वो एज अ एजेंट और बेली गुड्स को पोजीशन में रखेगा, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, बाहर में गया, इसके पहले मैंने क्या बोला, अब जो बोल रहा हूं वो सुन। तो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज तो करेगा बट एज अ एजेंट और बेली। क्लियर? हाँ जी। नाउ पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी का मतलब यानी गुड्स का डिलीवरी हो तो रहा है बट वो पार्ट में हो रहा है, वन बाय वन। देखो, व्हेन एन अनपेड सेलर मेक्स अ पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स ही मे एक्सरसाइज हिज लियन। एक बात बताओ, गुड्स का डिलीवरी पार्ट में हुआ, हाँ जी भैया पार्ट में हुआ, तो जो गुड्स डिलीवर हो गया क्या उस पे तुम्हारा राइट होगा? जिस गुड्स की डिलीवरी हो गई क्या उस पे सेलर का राइट होगा? नहीं। तो सेलर का राइट किस पे होगा, जिस गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है, जिस गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है उस पे सेलर का राइट होगा ना। हाँ जी भैया, उस पे सेलर का राइट होगा। क्लियर है? ओके। नाउ when an unpaid seller has made a part delivery of goods he may exercise his right of lien on reminder। राइट ऑफ लियन किस पे एप्लीकेबल होगा बेटा, राइट ऑफ लियन एप्लीकेबल होगा मालिक रिमाइंडर गुड्स के ऊपर, यानी बचे हुए गुड्स के ऊपर, unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien, agreement to waive the lien। क्लियर है? हाँ जी। नाउ टर्मिनेशन ऑफ लियन। एक बात बताओ, मैंने गुड्स तो कब्जे में ले लिया है बट वो टर्मिनेट कैसे होगा, वो टर्मिनेट कैसे होगा? तो वो टर्मिनेट होगा, उसके कुछ कंडीशन है, उसके प्रोविजन क्या है, बोलता है अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स लॉसेस इज लियन। अनपेड सेलर लियन लॉस कब करेगा, यानी लियन उसके हाथ से, गुड्स का पोजीशन उसके हाथ से, गुड्स के ऊपर से कब्जा कब छोड़ेगा? पहला, व्हेन इट डिलीवर द गुड्स टू कैरियर, जब सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिया कैरियर को या फिर किसी और बेली को,
किसी और बेली को, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। यानी कि हुआ क्या, सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिया किसको, या तो कैरियर को या फिर किसी बेली को, किस लिए, ताकि वो गुड्स को क्या कर दे, ट्रांसमिट कर दे, गुड्स को क्या कर दे, ट्रांसमिट कर दे, राइट, टू द बायर विदाउट रिसीविंग, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। सुनना, सेलर ने ट्रांसमिट तो कर दिया, सेलर ने ट्रांसमिट तो कर दिया, लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स जो था वो अपने पास रखा ही नहीं, वो अपने पास रखा ही नहीं, राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स सेलर के पास रहा ही नहीं। इन दैट केस लियन टर्मिनेट हो जाएगा, इन दैट केस लियन टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? सेकंड, when the buyer or his agent lawfully obtain the possession of the goods, क्या बोल रहा है, बायर या बायर का एजेंट, बायर या बायर का एजेंट लॉफुली अगर पोजीशन ऑब्टेन कर लेता है गुड्स का, इन दैट केस लियन टर्मिनेट हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज बाई वेवर, वेवर 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 का मतलब, अरे ठीक है जाओ माफ कीजिए, वेवर का मतलब ठीक है जाओ माफ कीजिए, वेव कर देना। सेलर ने खुद से ही, सेलर ने खुद से ही क्या कर दिया, लियन वेव कर दिया, इन दैट केस लियन टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो टर्मिनेशन कितने तरीके से होगा बच्चों, टर्मिनेशन 3 तरीके से होगा। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है जहां पे गुड्स की डिलीवरी होगी कैरियर को या फिर अदर बेली को, किस लिए, ताकि उस गुड्स को ट्रांसमिट किया जा सके, उस गुड्स को पहुंचाया जा सके किसके पास, बायर के पास, बिना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स को रिजर्व किए हुए। दैट केस टर्मिनेशन, राइट, टर्मिनेशन ऑफ लियन एप्लीकेबल। सेकंड वन इज जहां पे बायर लॉफुली ऑब्टेन कर ले पोजीशन, इन दैट केस बायर या उसका एजेंट लॉफुली ऑब्टेन कर ले पोजीशन, इन दैट केस लियन टर्मिनेट हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज जहां पे सेलर ने बहुत दिल वाला, सेलर जो है वो बहुत दिलदार आदमी है, इन दैट केस लियन, ओके। तो इन 3 केसेस राइट ऑफ लियन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कब होगा, राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज होगा फर्स्ट, अरे अभी ऊपर पढ़ा ना, जहां पे गुड्स को क्रेडिट पे नहीं बेचा गया, कैश सेल किया गया, जहां पे कैश सेल किया गया है, इन दैट केस जहां पे क्रेडिट पे बेचा गया और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया और जहां पे बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तब राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज होगा। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ लियन बता ही दिया मैंने। और हाँ बाई स्टॉपल भी क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ लियन पॉसिबल है। क्लियर है? हाँ जी। सेकंड वन इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेकंड वन इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। यहां से अपन लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें ताकि आप आने वाले अपडेट्स के बारे में जान सके, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस चीज से बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू सो मच, बाय गाइस।